नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। चुनाव का चौपाल, जी हाँ, इस नाम से एपिसोड की एक नई सीरीज, एक नई कड़ी हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। आप सभी लोग जानते हैं कि अभी राज्य में बाई इलेक्शन भी हो रहे हैं और 2025 में विधानसभा के चुनाव इस राज्य में यानी बिहार में होंगे। इसके अतिरिक्त अभी झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनाव हो रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो फिर 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, 2029 में लोकसभा के चुनाव होंगे। तो यद्यपि वन नेशन वन इलेक्शन का नियम संभवतः 2029 से लागू होगा, लेकिन अभी से लेकर 2029 तक कई चुनाव होंगे और उसके बाद भी चुनाव होते रहेंगे। मैंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहने के कारण चुनाव के मुतल्लिफ चुनाव से संबंधित कई पदों पर काम किया, चाहे वो सहायक निर्वाची पदाधिकारी यानी असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर हो, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हो, फिर रिटर्निंग ऑफिसर हो। विभिन्न सेक्शनों को हमने देखा है। रिटर्निंग ऑफिसर रहे, कलेक्टर के भी प्रभार में रहे और करीब 3-4 राज्यों में मैंने इलेक्शन ऑब्जर्वर जो चुनाव का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उसमें हम तेलंगाना में रहे, उत्तर प्रदेश में रहे, दिल्ली में रहे। इन राज्यों में मैंने चुनाव प्रेक्षक यानी इलेक्शन ऑब्जर्वर की भूमिका निभाई। मैंने जो महसूस किया वो ये देखा कि कई लोग, स्पेशली जो लोग इलेक्शन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहते हैं, जैसे कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऑफिस बियरर्स या फिर कैंडिडेट के साथ काम करने वाली उनकी पूरी टीम, नियम कानून प्रक्रिया इतना क्लिष्ट है, इतने कानून इसमें हैं कि कई बार चाहे अनचाहे उनसे गलती होती है। कई बार वो नॉमिनेशन नहीं फाइल कर पाते, कई बार उनका नॉमिनेशन रद्द हो जाता है। आपने देखा था कि गुजरात के सूरत में कांग्रेस के एक कैंडिडेट का नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया। आपने देखा अभी जनसुराज के तरारी से जो एक उम्मीदवार थे लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिंह, उनका चूँकि वोटर लिस्ट में नाम नहीं था इसलिए वो रिजेक्ट हो गए। और जनसुराज का प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह देखने से ऐसा लगता है कि उनको इस विषय की जानकारी नहीं थी कि विधानसभा के चुनाव में किसी भी वोटर का, कैंडिडेट का उस राज्य के किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में यानी उस राज्य का वोटर लिस्ट में नाम होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त भी मुझको याद है एक बार मधेपुरा में एक कैंडिडेट जो पहले मंत्री भी रहे थे, उन्होंने ओथ ऑफ एफर्मेशन नहीं लिया था तो उनका कैंडिडेचर रद्द हो गया था। तो ये चीज़ें हमेशा आती रहती है। इसके अलावा नॉमिनेशन भरने की प्रक्रिया वगैरह बहुत ही क्लिष्ट है। कई बार लोग एडवोकेट को लेते हैं। एडवोकेट क्रिमिनल या सिविल कोर्ट के एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन उनको भी कुछ एक अपवाद को छोड़कर और इस राइडर के साथ कि उनको भी इसकी उतनी जानकारी नहीं होती है। तो इस पर एक सीरीज बनाने का प्रस्ताव है, चुनाव का चौपाल। ये करीब 5 या 6 एपिसोड में होगा और आज यह इंट्रोडक्शन के रूप में, आज एक प्रस्तावना के रूप में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मोटे तौर पर आप यूँ समझें कि इस देश में जब देश आज़ाद हुआ और संविधान बना तो संविधान में चुनाव की बिल्कुल स्पष्ट व्याख्या है और चुनाव में कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में अनुच्छेद 324 आर्टिकल 324 में एक स्वतंत्र चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। पहले इसमें एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे, बाद में मुझको लगता है टी.एन. सेशन के ज़माने में 90s के दशक में 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स आए। तो अभी 3 मेंबर इलेक्शन कमीशन है जो बिल्कुल स्वतंत्र है। इसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती है। पहले वो अधिकार राष्ट्रपति को था, राष्ट्रपति मतलब कैबिनेट के अनुशंसा पर। अभी हाल में एक नियम बने हैं, उसमें कुछ और लोग इंक्लूड किए गए हैं। बहरहाल तो आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग को व्यापक अधिकार रहता है और जिस दिन प्रेस रिलीज होता है उसी दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उस पर भी बात करेंगे, वो अस्तित्व में आ जाता है और पूरे राज्य की जहाँ भी चुनाव होना होता है या अगर पूरे देश में चुनाव हो तो पूरे देश का पूरी मशीनरी वो
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव आयोग के यानी निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में आ जाता है। इस पर भी हम बात करेंगे कैसे चुनाव आयोग काम करता है। इसके अलावा इसमें 2-3 कानून हैं, नियम है, जैसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951। बेसिकली यही एक्ट है जिसमें पूरा चुनाव की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसके अलावा जो वोटर लिस्ट बनता है उसके लिए भी एक रूल बनाया गया है। रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स यानी मतदाता सूची का रजिस्ट्रेशन का नियम 1960, फिर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961। उसके अतिरिक्त बीच बीच में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कई एक रूलिंग्स दिए हैं, उन सभी को इंक्लूड किया गया है। और फिर ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का क्या कानूनी आधार है, इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर पुराने वाले जो आईपीसी था हमारा, जो अब भारतीय न्याय संहिता हो गया, तो पुराने वाले आईसी में सेक्शन 171 से लेकर के ऑनवर्ड्स इलेक्शन से रिलेटेड ऑफेंसेस थे, उसकी क्या सज़ा थी, उसका क्या प्रभाव पड़ता था इलेक्शन पर। अब नए वाले कानून बीएनएस जिसको बोलता है, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023, उसके धारा 205 से लेके 205 और उसके बाद 169 से लेकर के ऑनवर्ड्स इलेक्शन से रिलेटेड ऑफेंसेस की चर्चा है। उस सब पर चर्चा करेंगे। मोटे तौर पर ये 5-6 एपिसोड होगा जिसमें हम बात करेंगे कि चुनाव आयोग क्या है, चुनाव की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है। उसके बाद बात करेंगे कि नॉमिनेशन कैसे किया जाता है, फॉर्म 2A, फिर उसके साथ एफिडेविट का जो सेक्शन रहता है फॉर्म 26, उसको कैसे भरा जाता है। नॉमिनेशन के बाद फिर वो स्क्रूटनी और विड्रॉल। स्क्रूटनी आजकल बहुत टफ हो गया है। स्क्रूटनी में जो अलग अलग कैंडिडेट्स रहते हैं वो एक दूसरे को चैलेंज करते हैं, तो कौन कौन चीज़ पर चैलेंज किया जा सकता है, किन स्थिति में डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है, तो स्क्रूटनी, विड्रॉल। फिर अगर वो कोई अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी या इंडिपेंडेंट है तो सिंबल अलॉटमेंट रूल्स है, कैसे सिंबल मिलता है। और उसके बाद कैंपेन का पीरियड शुरू हो जाता है। कैंपेन का पीरियड जिस दिन शुरू होगा उस दिन आपको कैंडिडेट को एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलना होता है, उसकी क्या प्रक्रिया है, क्यों खोला जाता है, फिर उसमें एक्सपेंडिचर्स कैसे बुक किए जाते हैं, उसके लिए एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स बहाल होते हैं, तो हु आर एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स, उनका क्या रोल है। फिर इलेक्शन एजेंट्स कैसे बनते हैं, उसको क्या अधिकार हैं। फिर इलेक्शन पूरे कैंपेन के दरमियान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। आप कन्वॉय निकालते हैं, रोड शो करते हैं, कितनी गाड़ियां रह सकती हैं, गाड़ियों के बीच कन्वॉय के एक दूसरे कन्वॉय के बीच में कितना डिस्टेंस रहना चाहिए, झंडा कितना का रहना चाहिए, झंडे की लंबाई क्या होगी, झंडे में डंडा है उसकी लंबाई क्या होगी, अगर आप होर्डिंग लगाते हैं उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी, जो आप पोस्टर लगाते हैं उसका क्या होगा। इसके अलावा फिर आप कैसे कैसे एक्सपेंडिचर्स बुक होंगे। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जिसमें लोग फंस जाते हैं, जिस दिन पोल होता है, जिस दिन वोटिंग होती है, उससे पहले का 48 आवर्स, उसको प्रोहिबिटरी आवर्स बोलते हैं, 48 आवर्स, उसमें क्या क्या चीज़ नहीं करना है उसकी जानकारी हम देंगे। इसके बाद जिस दिन पोल हो रहा है, जिस दिन इलेक्शन हो रहा है, उस दिन क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए पॉलिटिकल पार्टी को और कैंडिडेट्स को, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कई बार उसमें गड़बड़ी हो जाती है, लोगों को मालूम नहीं रहता है कितने दूर तक आपको रहना है, क्या पोलिंग स्टेशन में आप कोई पार्टी का सिंबल वाला कपड़ा पहन के जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, अगर चले गए तो क्या होगा। और उसके बाद फिर जब पोल हो जाता है तो या उसके दरमियान भी जब पोल शुरू होने से पहले मॉक पोल क्या है। मॉक पोल में कई झंझट होती है कि मॉक पोल नहीं हुआ या उसको डिलीट नहीं किया। पोलिंग एजेंट, खास करके वो जो पोलिंग एजेंट है, पोलिंग एजेंट एक पॉलिटिकल पार्टी, एक कैंडिडेट कितना बना सकता है, हर एक बूथ पर कितने पोलिंग एजेंट रहेंगे, पोलिंग एजेंट का क्या क्या दायित्व है, क्या सावधानी उसको बरतनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को और कैंडिडेट को, पोलिंग एजेंट को क्या क्या चीज़ उपलब्ध कराना है, क्या उसको ट्रेनिंग देना है। फिर जब पोल ख़त्म हो जाएगा तो सीलिंग का प्रोसेस क्या होता है ईवीएम का और वीवीपैट का, फिर स्ट्रॉन्ग रूम में आता है। उसके बाद लास्ट में जब होता है कि काउंटिंग में, तो काउंटिंग में कैंडिडेट्स को क्या क्या जानना चाहिए, उसके इलेक्शन एजेंट को क्या जानना चाहिए, काउंटिंग एजेंट्स कैसे बनते हैं, काउंटिंग एजेंट को क्या क्या चीज़ रखना है, किस फॉर्म में कैसे
इलेक्शन का काउंटिंग को दर्ज किया जाता है और फाइनली आपको जो मिलता है सर्टिफिकेट यानी रिटर्न किया जाता है, इसलिए उसका नाम होता है रिटर्निंग ऑफिसर। आपको रिटर्न कर दिया जाता है जिस सभा के लिए आप चुने जाते हैं, तो उसको रिटर्निंग ऑफिसर आपको सर्टिफिकेट देता है। वो फॉर्म क्या है, क्या सावधानी रखनी चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एक वीडियो में अभी इंट्रोडक्टरी में हम सब आपको नहीं बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यद्यपि उपलब्ध है, चुनाव आयोग ने कैंडिडेट्स के लिए कैंडिडेट मैनुअल बनाया है, जो आप देखेंगे वेबसाइट पर भी है। ये हैंडबुक ऑफ कैंडिडेट मैनुअल है, लेकिन ये इतना क्लिष्ट लिखा रहता है, इतने कानून इसमें लिखे हुए हैं कि वो आपको समझ में नहीं आएंगे। ये देखिए भारतीय न्याय संहिता यानी नया वाला आईपीसी इसको कह सकते हैं, आईपीसी के जगह पर जो आया है वो है। इसके अलावा ये ऑब्जर्वर्स को क्या क्या काम करना है, ये ऑब्जर्वर्स हैंडबुक है। ऑब्जर्वर से आपको कैसे लाइजनिंग करनी है, ऑब्जर्वर का क्या रोल होता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सभी को मैंने नाम दिया है चुनाव का चौपाल। चौपाल नाम इसलिए दिए हैं कि इसको हम बिल्कुल सिंपल शब्द में समझाएंगे, डिस्प्ले करके भी बताएंगे। मेरा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्शन में भाग लें या इस प्रक्रिया में भाग लें, वोटर्स अवेयर हों, क्योंकि डेमोक्रेसी तभी आपका वाइब्रेंट रह सकता है जब अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, साफ सुथरी छवि के लोग और वाइडर पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी में हो। हमने 34 साल की नौकरी में देखा है कि लोग इससे हतोत्साहित इसलिए हो जाते हैं कि उनको लगता है कि कौन इस झंझट में पड़े। मैंने कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी सलाहकार के रूप में काम किया है। पिछले चुनाव में भी कई लोगों के लिए हमने अपना सलाह उनको उपलब्ध कराया, और इसमें बहुत एक्सपर्टीज़ तो नहीं है, लेकिन हमारे कुछ अच्छे मित्र भी हैं जो राज्य निर्वाचन कार्यालय में पदस्थापित हैं, उनसे भी हम सहयोग लेते रहते हैं। मेरा प्रयास यह है कि यह जो विषय किताबों में सिमट के रह गया है और कुछ खास लोग इसको जानते हैं, जिसके कारण बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी, खास करके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स वगैरह को बहुत कठिनाई होती है, उसको कोई सपोर्ट नहीं करता है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो मेरे हिसाब से 5 से 6 एपिसोड में हो जाएगा, और हम बना करके इसको डाल देंगे, और ये बिल्कुल एकदम सिंपल भाषा में डिस्प्ले करके आपको बताएंगे, ताकि एक आम व्यक्ति भी, कम पढ़ा लिखा आदमी भी बिल्कुल अनपढ़ आदमी भी रहेगा, वह भी चीज़ों को समझ जाएगा, और समझ करके इस राजनीतिक प्रोसेस में, इस इलेक्टोरल प्रोसेस में वो अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर पाएगा। और कानून और प्रक्रिया के नहीं जानने के कारण किसी को कोई कठिनाई हो जाती है, वो इलेक्शन लड़ने से वंचित हो जाता है, या कोई इलेक्शन से रिलेटेड अपराध कर बैठता है जिसके कारण बाद में कठिनाई होती है, वो उनको नहीं होगा। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप इंतज़ार कीजिए अगले एपिसोड्स का, हम बहुत जल्द लेकर के आ रहे हैं। नमस्कार।